नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मसला में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। राजनीति के गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 अक्टूबर को जींद में होने वाले मेरी आवाज सुनो सम्मेलन का आमंत्रण देने पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह कैथल पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने घोला, कैथल और कलायत विधानसभा में अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है और मंच से बोलते हुए कार्यकर्ताओं को कहा कि 2 अक्टूबर का दिन विशेष होने वाला है, क्योंकि उस दिन तीसरे मोर्चे का ऐलान जींद की धरती से हरियाणा और देश की राजनीति को एक नई दिशा और दशा देने की नींव रखी जाएगी। इस दौरान पत्रकारों के बीरेंद्र सिंह से बीजेपी पार्टी छोड़ने के सवाल को लेकर वो गुस्सा हो गए और कहा कि 2 अक्टूबर जींद में सारी बात सामने आ जाएगी। वही कांग्रेस जहां जनमिलन कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान पहुंचे। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस में कोई कला नहीं। हुड्डा ने कहा कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद संदीप सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए और यदि वे नहीं देते तो सीएम को इस्तीफा ले लेना चाहिए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा कि पिता पुत्र की जोड़ी ने कांग्रेस में जो किया वो सबको मालूम है। धनखड़ ने कहा कि शैलजा को संगठन नहीं बनने दिया, रणदीप सुरजेवाला को बाहर जाकर राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान में नफरत और लात घूसे का प्रसाद मिल रहा है। कला और मनमुटाव के अटकलों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन जनता है, सब जानती है और फैसला भी जनता का ही होगा। कर्मचारी हो, दलित हो, बैकवर्ड क्लास हो, हर वर्ग से जो है हमारे को मिल रहा है। क्योंकि मौजूदा सरकार जो है वो विफल सरकार है और नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। कार्य कुछ नहीं किया, सिर्फ घोषणा करते हैं, नाम बदलने का काम करते हैं, काम कुछ नहीं है। तो हर वर्ग इस सरकार से विमुख हो चुका है। तो आज करनाल में है और 8 अक्टूबर को जींद में होगा हमारा ये कार्यक्रम और इसके बाद जो हमारा राधेश जी का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम जाएंगे। इसी तरह कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा। मैंने कहा आपका कहना, कोई कहे बीजेपी में रहो, कोई कहे कांग्रेस में चले जाओ, ये रहने का ये मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में हम अपने आप को कमज़ोर फील करने लगे। मैंने उनको ये कहा कि 2 तारीख का जो हमारा कार्यक्रम होगा उसमें एक शक्ति के रूप में हमारे साथी उभर के आएंगे। फिर राजनीतिक दल कहेंगे आपको कि यार बात करो, हमारी तरफ आ जाए, कोई कहेगा अरे बात करो, यही रहे। तो भाजपा को छोड़ने वाले हैं सर? या नहीं, ये मैंने अब बता दिया, अब आप लिख देना जो। चलिए चर्चा की शुरुआत करते। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देती हूँ। भूपेंद्र सिंह गहलावत प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके, कमल हांडा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कृष्णा गुटेल प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके, विवेक चौधरी प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ जुड़ चुके। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बयान हमने आपको सुनाया बीरेंद्र सिंह जी का, 2 अक्टूबर को एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शायद तीसरे मोर्चे को लेकर वे कोई ऐलान कर सकते हैं। क्या फिलहाल ये कहा जाएगा कि अब बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए श्रावणी जी, सबसे पहले तो मैं अपने सभी साथी पैनलिस्ट और दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों से अलग तरह की पार्टी, ये नेताओं की पार्टी नहीं है। कई पार्टियों में तो नेता ज्यादा होते हैं और उनके वोटर कम होते हैं, लेकिन हमारी पार्टी तो संगठन की पार्टी। हमारे यहाँ विशेष व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, हमारे यहाँ तो संगठन का महत्व होता है। जब भी कोई पार्टी छोड़ करके दूसरे दलों से हमारी पार्टी में आता है तो हो सकता है उसके साथ 50-100 लोग छोड़ करके आए, लेकिन कोई अगर हमारी पार्टी को छोड़ के जाता है तो वो अकेला ही जाता है। बाकी लोग सारे संगठन में समायोजित हो जाते हैं और जो हमारी पार्टी की नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर के वो हमारी पार्टी में रहती है। और देखिए, हर रोज कोई ना कोई पार्टी को छोड़कर हमारी नीतियों से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है। आज ही ये ज्योति गहलावत है और एमपी रही है, उन्होंने आज ही पार्टी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का काम किया है। मैं उनका स्वागत करता हूँ और मैं ये भी कहना चाहूंगा
कि यहाँ तो बहुत लोग पार्टी में आ रहे हैं और ये बहुत ही अनुशासित पार्टी है, किसी को भी इसमें अनुशासन तोड़ने की अनुमति नहीं दी जाती। देखिए, मैं तो कहता हूँ कोई तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, कोई बात है नहीं। यहाँ तो सिर्फ एक ही मोर्चा है, वो भारतीय जनता पार्टी का मोर्चा है और वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव सभी स्तर पर चुनाव जीतती है, और चाहे किसी स्तर का चुनाव हो। हमारे को इन बातों से, हमारे वो सीनियर नेता है जिनकी आप बात कर रहे हो, लेकिन ये तो प्रयास लगाए जा रहे हैं कि वो तीसरा मोर्चा बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। अभी ऐसी कोई बात नहीं, जब वो बनाएंगे तो उस समय हम आपसे रूबरू होंगे और आपसे उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो हमारी पार्टी ने नीतियां बनाई है उससे सारे की सारी हरियाणा प्रदेश की जनता प्रभावित है, और वो एक तरफ सिर्फ और सिर्फ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और मनोहर लाल खट्टर जी की तरफ देख रही है। जो पॉलिसी हमने अब लेके आए हैं, इससे भी ज्यादा कल्याणकारी योजनाएं हम आगे भी लेके आते रहेंगे, और हमारी एक ही नीति है कि जो गरीब से गरीब लाइन, आखिरी लाइन में भी व्यक्ति बैठा होता है, उसके हर तरह की सुविधाएं जो है उसके पास पहुंची जाए। किसी भी तरह की बात है, हमारे यहाँ से नौकरियों में है, गरीब से गरीब आदमी सरकारी नौकरी पाने में सक्षम है। यहाँ तो मेरिट के आधार पर नौकरी दी जाती है, खर्ची पर्ची का कोई सिस्टम नहीं है। सभी तरह की खर्ची पर्ची हमने बंद कर दी, और पारदर्शिता से, और ना हमारे यहाँ क्षेत्रवाद है, ना भाई भतीजावाद है, ना जातिवाद है। हम सबका साथ, सबका समान, सबका विकास, सबको साथ लेकर के पूरे प्रदेश का और पूरे देश का विकास करने का काम हमारी पार्टी करती है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, देखिए, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करता रहे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, वो पूरी की पूरी 10 सीटें हरियाणा प्रदेश से हम आदरणीय नरेंद्र मोदी की झोली में डालने का, बीजेपी की झोली में डालने का काम करेंगे। और आगे जो चुनाव होगा विधानसभा का, तो तीसरी बार पूर्ण बहुमत से हम विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। ठीक है। भूपेंद्र गहलावत जी, मैं लौटूंगा आपके पास। कमल हांडा हमारे साथ जुड़ी हुई है। कमल हांडा जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि बीरेंद्र सिंह के बयान को भी आपने सुना, आपका रिएक्शन इस पर क्या है? देयर इज सम डिस्टर्बेंस इन द साउंड आपकी साइड से, मैम उसको ठीक कीजिए, फिर मैं बोलती हूँ। ठीक है कमल हांडे जी, आपकी आवाज सही कराते, मैं लौटूंगा आपके पास। विवेक चौधरी जी बने हुए। विवेक चौधरी जी, क्योंकि आप सहयोगी सरकार है और ऐसे में बीजेपी के पार्टी से एक वरिष्ठ नेता जो है वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, ऐसे में क्या फिलहाल पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है? रामेश जी, ये तो बात बीजेपी के प्रवक्ता ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, और मैं तो इतना जानता हूँ, जो आदमी पहले कांग्रेस में था और उसकी कांग्रेस में 19 साल से नहीं बनी, जो आदमी आज बीजेपी में है उसकी बीजेपी में नहीं बन रही, तो आप समझ सकते हैं पार्टियों में दिक्कत नहीं है, आदमी में ही कोई दिक्कत है। जो आदमी कभी कहता था कि ये लिख के ले लो, दुष्यंत जी उचाना से चुनाव नहीं लड़ेंगे, आज मैं तो ये कह रहा हूँ लिख के ले लो, उनका यही नहीं पता कि वो बीजेपी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आज के दिन सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहे, आज समाज के भी खिलाफ बोलने का काम कर रहे। समाज ने वोट डालने का काम किया, माननीय दुष्यंत जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, तो आप उनके खिलाफ। और देख, जिस प्रोग्राम का ये जिक्र कर रहे हैं, ये प्रोग्राम कब से सोते आ रहे हैं? 2-3 साल तो हमने उसे कभी 23 मार्च रख देते हैं, कभी 25 मार्च रख देते हैं, कभी कुछ डेट रख देते हैं। प्रोग्राम होना है। राजनीति जुबान का खेल है, और जुबान जिसकी राजनीति नहीं है उसका राजनीति में कोई काम नहीं। हम तो ये जानते हैं, जो पहले कहते थे कि मैंने संन्यास ले लिया राजनीति से, मेरा बेटा MP बन गया, मैं तो संन्यास ले लिया। फिर ये कहने लगे हमारी गाजी समान प्रेमलता जी को विधायक बना दे, मैं तो संन्यास ले लिया। आज इनकी महत्वाकांक्षाएं खत्म नहीं हुई। आज ये खुद को कभी CM बनना चाहते हैं, कभी ये कुछ कहते हैं, कभी कुछ। आज इनको खुद भी नहीं समझ कि हो क्या रहा है। इतना आज के दिन, कल भी अगर जो ये बात कह रही है, बीजेपी के प्रवक्ता है, बहुत ही मेरे आदरणीय है, इनसे पूछिए क्या ये सही कह रहे हैं जो भी बोल रहे हैं। अगर ये इनके पक्षधर हूँ, आज के दिन अगर पार्टी के खिलाफ, किसी भी पार्टी के, कोई भी पार्टी है, कि कांग्रेस में उल्टा पार्टी के खिलाफ बोले,
आप अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो क्या आप समझते क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एक नौटंकीबाजी चल रही है, ड्रामेबाजी चल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, क्या प्रोग्राम होगा? ठीक है विवेक जी, मैं लौटूंगा आपके पास, जरा बाकी से उनका रिएक्शन जान लेती हूँ, फिर लौटूंगा आपके पास। कमल आंडे जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? श्रावणी जी, मेरी बारी नहीं आई। जी कमल आंडे जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, पहुंच पा रही है, लेकिन आपके उधर से डिस्टर्बेंस है थोड़ी सी। फिलहाल आ रही है? ठीक है कमल आंडे जी, ऑडियो चेक कराती हूँ मैं लौटूंगी आपके पास। कृष्ण कुटेल जी लगातार मेरे साथ बने हुए। कृष्ण कुटेल जी, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। जहां एक तरफ कांग्रेस की तस्वीर आपने देखी थी कुछ दिन पहले, जिस तरीके के वाद विवाद कार्यकर्ताओं में देखे गए थे, नारेबाजी चली थी, यहाँ तक कि ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लगे थे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में इस तरीके की अभी फिलहाल तस्वीरें सामने आ रही है, आपका रिएक्शन क्या है? श्रावणी जी, मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से जो है बोल चुका हूं कि कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं, चोर चोर मुसेरे भाई। क्योंकि पहले जो है कि कांग्रेस ने जो है कि इस जनता को लूटने का काम किया है, और 9 वर्षों से जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि वो लूटने का काम कर रही है। अब जनता जो है कि समझ चुकी है, और आज कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता वो बुखलाए हुए हैं, और कांग्रेस के अगर नेताओं को एक मंच पर ला दिया जाए तो आज इसके अंदर इतनी बड़े पैमाने पे फूट है कि इनके ऊपर 307 और 302 की धाराओं के तहत जो कि वो मुकदमे दर्ज होंगे। और साथ में भारतीय जनता पार्टी जो आज बोल रही है कि हमारी अनुशासित पार्टी है, तो लेकिन ये अनुशासित पार्टी नहीं है, बहुत झूठी पार्टी है। लोगों के बीच में झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का काम करती है। और एक साइड में कहते हैं कि अब की बार हम क्षेत्र पार कुछ 40 पर रह गए, और जो बेमेल विचारों की जो पार्टी जजपा के साथ मिलकर के सरकार को बनाया, और यहाँ पर इस हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम किया। रजिस्ट्री घोटाला, दान घोटाला, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो है कि इन्होंने 5000 स्कूल बंद करने का काम किया। बुढ़ापा पेंशन के अंदर 5 लाख लोगों की जो है कि बुढ़ापा पेंशन काटने का काम किया। और बीपीएल कार्ड जो है कि प्रति माह जो है कि बदलने का काम करके आज भी मैं डीसी ऑफिस के अंदर गया, और बहुत लंबा जमावड़ा जो है कि लोगों का जमा था, कोई अपनी आईडी को लेकर के और कोई राशन कार्ड मामले को लेकर के। ऐसा खेल जनता के साथ जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कर रही है। अभी जो है कि भूपेंद्र जी बोल रहे थे कि हम बिना खर्ची और पर्ची के जो है कि नौकरी देने का काम करते, जो साथी मेरिट के अंदर आता है वो नौकरी को प्राप्त करता है, गरीब व्यक्ति को हम नौकरी देने का काम करते हैं। लेकिन ठीक है कृष्ण कुटेल जी, मैं आऊंगी, जरा कमल आंडा जी से उनका रिएक्शन जान लेती हूँ। कमल आंडा जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है फिलहाल? जी पहुंच रही है। जी कमल आंडा जी, तमाम बातें आपने सुन ली है, आपका रिएक्शन इस पर? हाँ जी, मैं सिलसिलेवार जवाब दे दूं मैं मैडम। मैं सब दर्शकों को सादर नमन, प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार, और श्रावणी जी आपको भी सादर नमन। मैं शुरुआत करूंगी चंद लाइनों से। अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर न होती किसी हुनर की, और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। तो मैं बताना चाहती हूँ सिलसिलेवार इनेले भाई ने, कृष्ण कुटेल जी ने कहा कि जी कांग्रेस और बीजेपी एक है। आप हमें बेईमान कहने से पहले खुद के गिरेबान के अंदर झांकिए, क्योंकि आप भी अपने विधायकों को थप्पड़ तक मारा करते थे, पीट दिया करते थे। दूसरी बात, आपके पास एक ही विधायक है, ठीक है, आप हमें मत बीजेपी के साथ मत कंपैरिजन कीजिए आपको हमारा, नहीं तो फिर मैं दूसरी बातों पर भी आऊंगी। 3206 टीचरों के चक्कर में आपके वो ओम प्रकाश चौटाला जी जेल भी होकर आए 10 साल, ठीक है। अब मैं जरा जेजेपी के भाई को जवाब दे दूं। मैं जेजेपी वाले कहते हैं हमारी जुबान सच्ची, हमने ये करेंगे वो करेंगे, और हमारे बारे में बुराई कर रहे हैं। अब मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी जुबान सच्ची होती तो, एक मिनट सुन लो भाई, सुन लो, नो इंटरफेयर, नो इंटरफेयर, कीप क्वाइट, नो इंटरफेरेंस, नो इंटरफेरेंस। आप जमुना पर छोड़कर आने वाले थे बीजेपी को, आप तो उनकी गोदी में जाकर बैठ गए,
ये क्या बात था? और दूसरी बात, आप में कौन से झगड़े नहीं है? आप कहते हैं हम 40 सीटों पर लड़ेंगे, उचाना के लिए आपके झगड़े हैं, गुरुग्राम में आपके 4 बंदों के झगड़े हैं, 4 5 उम्मीदवार आपके मुख्यमंत्री के हैं, ठीक है? नहीं, एक मिनट, कल्याणकारी योजनाएं जो भाजपा कहती है, एक मिनट, बीच में इंटरफेयर मत कीजिए प्लीज, डोंट इंटरफेयर। ठीक है, ठीक है, विवेक जी एक बार कमल नंदा जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। ठीक है, नहीं मैं भी टोकूंगी, आप बोलेंगे तो ये मैं सोची कि मैं चुप रहूंगी, फिर मैं नहीं, आपने बोला हमारे उसके लिए खिलाफ। अच्छा, दूसरी बात मैं पूछना चाहती हूँ, ठीक है विवेक जी एक बार कमल नंदा जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगी। विवेक जी आपको समय दिया गया था, एक बार कमल नंदा जी को सुन लेने दीजिए। चुप कराइए। ठीक है विवेक जी एक बार कमल नंदा जी को सुन लेते हैं, आपसे गुजारिश है, एक बार कमल नंदा जी को सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगी, आपको समय दिया गया था। जी कमल जी आप अपनी बात पूरी करें। मनोहर लाल खट्टर जी, एक महिला आई हिसार में, किसी कारखाना खोल दीजिए, एलियन है या वैज्ञानिक है इनके मुख्यमंत्री, जो कहते हैं चंद्रयान 4 पे आपको भेजेंगे नौकरी के लिए। क्या कमाल के मुख्यमंत्री हैं, और आप कहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री ये करते हैं वो करते हैं। अरे आपने किसको नहीं पीटा? युवा वर्ग सरपंचों को पीटा आपने, किसानों की शहादतें कराई, MSP पर गोलियां आपने चलवाई, खड्डे आपने खोदे, ठीक है, बाढ़ पीड़ितों को कोई राहत नहीं मिली। कमल नंदा जी हम मुद्दे से भटक रहे हैं, बात यहाँ पे ये हो रही है कि जो लगातार आंतरिक कला, क्योंकि बीते दिनों हमने कांग्रेस में भी देखा था किस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी। पहले जब हमारी बात हुई थी तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कहा था कि ये जोश है लोगों में दिख रहा है, लेकिन अब वही प्रवक्ता ये कहते हुए दिख रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी आंतरिक कला है। और फिलहाल विजेंद्र सिंह जी के बयान पर जी हाँ जी, डिस्टर्बेंस बहुत थी, इसलिए मैं बात शायद आपकी पूरी नहीं सुन पाई। अब आपको मैं जवाब देती हूँ। मैं जोश में थे, रोश में थे, जिसने जो चाहा, जिसने जो महसूस किया उसने वो बोला, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर कोई, हर किसी का अपनी बात कहने का रखने का तरीका होता है, कोई गुस्से में कहता है, कोई प्यार से कहता है, ठीक है। अब हमारे अगर 2 फाड़ की बात होती है या कुछ है जिसको मैं इनकार नहीं कर रही हूँ, मैं ईमानदारी से बोल रही हूँ, जिसको मैं इनकार नहीं कर रही हूँ, तो मानेंगे भी नहीं कि इनके 40 विधायक अलग से लड़ने की तैयारी करें जेजेपी के। इनके आंतरिक कलह 4 तो मुख्यमंत्री के दावेदार, इनके मध्य प्रदेश में कपड़े तक फाड़े गए, और होम मिनिस्टर और आपके दूसरे योगी में क्या बोलूं मैं, 36 का आंकड़ा है। दूसरा मुहावरा इस्तेमाल करते हुए अच्छा नहीं लगता, चैनल पर बैठे हैं हम लोग। आपके वहां पर 36 का आंकड़ा है, आपके यहाँ कौन सा कम झगड़े आप मुझे बताइए। या इनेलो वालों में तो खैर है ही विधायक, एक है तो एक अकेला क्या करेगा, ठीक है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इन्होंने दिल्ली में अभी क्या किया, आपने टुकड़ों की बात तो करी, लेकिन दिल्ली में जो इन्होंने हैवानियत और जो बदइंसानी दिखाई है इन्होंने, कुत्तों को, मैं कहती हूँ कुत्तों को भी इस तरीके से ट्रीट नहीं करता, जिस तरीके से सामान भी नहीं, सामान को भी हम अनलोड करते हैं प्रॉपर तरीके से। इन्होंने कुत्तों को क्या समझा हुआ है, जानवरों को जो कि प्रभु की संतान है, भैरों की सवारी है, शनिदेव की सवारी है। आपने कितना अपमान किया उनका। हमारी और उंगली उठाने से पहले अपनी ओर देखिए, 3 उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। आपके अंदर कौन से कम कलह है, आप बता दीजिए। और जेजेपी वाले जो कहते थे हम छोड़कर आएंगे जमुना पर, जाकर गोदी में बैठे गए और सत्ता की मलाई खा गए। 4 लाख करोड़ का कर्जा आपने, आपको कितना मिला जेजेपी वालों? ठीक है, आप बताइए। ठीक है कमल नंदा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। भूपेंद्र गहलावत जी, क्योंकि लगातार देखिए कांग्रेस पे सवाल खड़े हो रहे थे कि कांग्रेस में आंतरिक कला है, सब कुछ कांग्रेस में ठीक नहीं है, लेकिन जहां पर वीरेंद्र सिंह जी का बयान हमने सुना, वीरेंद्र जी साफ तौर पर कहते हुए दिख रहे हैं कि फिलहाल वो सिस्टम से जो है वो खुश नहीं है और सिस्टम में वो कमजोर महसूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों, क्या वजह रही है? मैं तो ये कहना चाहूंगा, पहले तो मैं, मेरे साथी लोकदल के प्रवक्ता ने बातें कही, मैं उन पर समय नष्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि उनकी तो 1% स्टेट में वोट आई थी और 1 MLA था, शायद वो भी अब की बार ना बने, लेकिन उन्होंने बातें ऐसे कह दी तो 1 सेकंड में मैं उनका भी जवाब दे दूं। उन्होंने भ्रष्टाचार की और दूसरी बातें हमारे पर लांछन लगाए। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, जिसका नेता 10 साल जेल में रहा हो और 3 साल की सजा में जमानत पर हो और महम कांड में डेमोक्रेसी का गला घोटने का काम किया हो, आपके पेपर लीक का काम किया हो, ऐसे लोगों से मैं बात करना उचित नहीं समझता। इसके ऊपर करें आप लोग, तो मैं भैया चुप हो जाइए। पहले तो मैं अपनी बहन होंडा की बात पे
आता हूँ, मैं अपनी बहन से प्रार्थना करता हूँ, जवाब दे रहे आप इसका, कृपा करके आपकी अटैची पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई? कांग्रेस के दफ्तरों में बातें होती है, उस तरह के चैनल पे ना की जाए। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, हमारी सरकार ने देखिए 9.5 साल में हमने कितना 9 साल में किया है। हम इनके शासन में ये 500 रुपए पेंशन बुजुर्गों की बढ़ी थी, जो हमने 2000 रुपए बढ़ाने का काम किया है। हमने बिना खर्ची पट्टी से नौकरी। गहलोत जी, आपको ये नहीं लगता क्योंकि चुनाव में कम समय बाकी है और ऐसे में ऐसे वरिष्ठ नेता इस तरीके के बयान दे रहे हैं, आने वाले समय में बीजेपी को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है? जी, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमारी पार्टी तो संगठन की पार्टी है, कोई विशेष व्यक्ति का यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं होता। हमारे यहाँ तो संगठन है। हमारे यहाँ देखो, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारी पार्टी में तो बहुत लोग ज्वाइन करने लग रहे हैं, और ये तो अभी भविष्य की बात है कि वो कोई क्या करता है नहीं करता है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी से कोई नेता अगर छोड़ के जाता है, ये नेताओं की पार्टी नहीं है, ये तो संगठन है। यहाँ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कोई कितना ही बड़ा नेता अगर छोड़ के जाता है तो उसके साथ 10 आदमी से नहीं जाते। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज तो हमारी पार्टी में सभी तो हर बात में शामिल हो रहे हैं। आज की ही बात मैंने पहले भी आपको कहा, ज्योति मिर्जा जो राजस्थान से एमपी थी, हमारे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में हमारे ही गाँव में वो ब्याही हुई है। उन्होंने आज पार्टी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। कांग्रेस पार्टी। ठीक है गहलोत जी, लौटेंगे आपके पास। कृष्ण कुटेल जी, आपका रुख करूंगी। कृष्ण कुटेल जी, आपका क्या रिएक्शन है, क्योंकि आपने जो सवाल किए, जो आरोप लगाया, उसका जवाब कमल हांडा जी ने भी दिया है। आपका रिएक्शन, आपका जवाब। गहलोत जी को जो मैं बताना चाहता हूँ कि इलाहाबाद का जो उपचुनाव हुआ तो आपने क्यों नहीं हराने का काम किया इंडियन नेशनल दल को? अगर आपके अंदर दम होता तो आप हरा करके दिखाते। रही दूसरी बात, 2024 के चुनाव के अंदर जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं कमल हांडा जी को बताना चाहता हूँ। भूपेंद्र जी, कृष्ण कुटेल जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। और मैं कमल हांडा जी को भी बताना चाहता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो 2024 के चुनाव का मुंह नहीं देख पाएंगे, वो कहीं और होंगे। और दूसरा जो है कि आप कहते हैं कि हमने बिना खर्ची और पर्ची के जो है नौकरी देने का काम किया है, तो गहलोत साहब जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके कार्यालय के अंदर करोड़ों रुपए की टैक्सी पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई? वो पैसा कहाँ से आया, किस लिए आया? दूसरा, आपके पेपर लीक हुए कि नहीं हुए, आप ये बताएं मुझे। दूसरा, कौशल विकास निगम जो आपने चलाया है, उसके जरिए जो पोर्टल सिस्टम है, और पोर्टल सिस्टम जो है कि आप अपने आरएसएस के लोगों के लिए खोलते हैं, आपने कौशल निगम के तहत कितने लोगों को नौकरी देने का काम किया, तो आपको लिस्ट जारी करें आप इसके ऊपर। दूसरा, क्या आपकी सरकार के अंदर क्या धान घोटाला नहीं हुआ, रजिस्ट्री घोटाला नहीं हुआ? क्या आज कोई गरीब आदमी आपने रोटी तक सीमित कर दिया है, यानी उसको रोटी के चक्कर के अंदर उलझा दिया है? बीपीएल कार्ड प्रति माह जो है क्या काटने का काम करते हैं? ठीक है कृष्ण कुटेल जी, देखिए समय की कमी है हमारे पास, यहीं पर चर्चा को रोकना चाहूंगी। कृष्ण कुटेल जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, भूपेंद्र जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कमल हांडा जी आपका भी शुक्रिया, और विवेक चौधरी जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही है, और ऐसे में पार्टियों की आंतरिक कला जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन जनता है, सब जानते हैं, और अंतिम फैसला भी जनता का ही होगा। फिलहाल मसला में मेरे साथ इतने। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।